बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 16 से अबव जितने भी कवर हो गए 25 टू 30 मिनट्स की वीडियो में, ठीक है। और लाइक पिछली वीडियोस के आपको हर एक शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक MCQs, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस तरह हाईलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है। जहाँ समझ नहीं आनी आपने इसको कमेंट बॉक्स में उस सवाल को रख देना है, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। पिछली वीडियोस में हमने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया, MCQs क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन क्या था, सारा कुछ आपको बताया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपने वो वीडियोस लाजमी देखनी है। आपका इस पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बात करेंगे, हम मॉड्यूल 16 से स्टार्ट करते हैं और जाएंगे जितने हो सके इस वीडियो में पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 16 जो है वो है हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मुखफ़फ़ देखने को मिलेगा कॉम्पैक्ट डिस्क CD का, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद दो ऑप्टिकल सिस्टम की दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स जिसको हम DVDs बोलते हैं, दूसरा है ब्लू रे डिस्क्स जिसको हम BDs बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है ऑप्टिकल सिस्टम के, इन दोनों के मुखफ़फ़। और ये क्या चीज़ है, किसकी एग्जाम्पल है, ये चीज़ याद रखनी है। हम बात करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉम्पैक्ट डिस्क के हवाले से। और कॉम्पैक्ट डिस्क का जो साइज़ है वो कितना है, वो है 12 सेंटीमीटर इन डायामीटर, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है ना वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी ट्रैक होते हैं वो सिंगल होता है और हर सेक्टर जो होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ याद करने की चीज़ है वो क्या है कि सेक्टर इज़ 2 KB ऑफ डाटा। इसमें जो एक सेक्टर होगा वो 2 KB ऑफ डाटा जो है ना वो उसको स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। और ये कितना बनता है, ये जो है ना वो ये 1/75 ऑफ अ सेकंड ऑडियो म्यूज़िक। एक ऑडियो म्यूज़िक का जो 1/75 हिस्सा है ना उसको स्टोर करता है 2 KB ऑफ डाटा में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आ लेज़र दैट डिटेक्ट्स द इरेगुलरिटीज़ ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ CD एज इट इज स्पिन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि वो क्या चीज़ है जो CD के ऊपर रिफ्लेक्टिव सरफेस को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लेज़र बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट MCQs है जो कि आया हुआ है। उसके बाद है कि CDDA क्या होता है। CDDA जो है हमारे पास CDDA होता है कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो, ठीक है। ये इनिशियली अप्लाइड किया जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फॉर्मेट के लिए। ऑडियो की फॉर्मेट को इस्तेमाल करने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो के नाम से जो फॉर्मेट है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेट इज़ बीइंग यूज्ड इवन टुडे टू स्टोर कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद सिंगल ट्रैक है, वो पहले ही लेक्चर्स में, जो पिछला लेक्चर उसमें हमने ये जो CD की शक्ल है ये वाली, ये हमने सारी उसमें डिस्कस की थी। एक एक चीज़ इसमें डिस्कस की थी कि क्या क्या चीज़ इसमें है, ठीक है। उसके बाद है कि ऑप्टिकल सिस्टम इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा। अगर आपने डाटा को लंबे अरसे के लिए स्टोर रखना है तो उसके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है, ऑप्टिकल सिस्टम बेस्ट है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हमारे पास है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क्स। सबसे पहले तो मुखफ़फ़ याद कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। ये MCQs में भी पूछा जाता है और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 पूछ लेते हैं, 3 पूछ लेते हैं, मुखफ़फ़ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट MCQs है कि CD की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो 600 से 700 MB है, ठीक है। जो DVD है उसकी कैपेसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, GBs में है, ठीक है। उसके बाद जो है इट्स शेप इज़ लाइक CD। ये DVD और ये जो CD है इनकी शेप जो वो सेम ही होती है, ठीक है। उसके बाद है BD, ठीक है, ब्लू रे डिस्क्स, ठीक है। इसकी जो ब्लू वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यूज़ करने की वजह से जो है ना इसको ब्लू रे डिस्क्स के नाम दिया गया है, ठीक है। और ये वेरी फाइन प्रिसीजन होती है अगर इसको लेज़र बीम से फोकस किया जाए। और इसमें जो कैपेसिटी है वो DVD से 5 टाइम्स ग्रेटर है। मतलब कि DVD में जो कैपेसिटी हमारे पास वो GBs में होती है, जबकि इसमें जो हमारे पास कैपेसिटी है वो क्या है, वो हमारे पास 5 टाइम्स ज़्यादा है। 5 टाइम्स ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा GBs में आएगा, ठीक है, TB में आ सकता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 17 है फ्लैश ड्राइवर्स। फ्लैश ड्राइवर्स आपको नाम से ही आपके जहन में आ गया होगा कि फ़्लैश ड्राइवर्स क्या है, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ इश्यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं।
अच्छा, तो इशू में अगर देखें तो पहले तो इसमें फ़िज़िकल मोशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद मूविंग रीड और राइट हेड्स की इशू आ सकता है, लेज़र बीम का इशू आ सकता है। लेज़र बीम का इशू क्यों आ सकता है, आपको दोबारा याद दहानी करवा देता हूँ मैं इधर। क्या हमने पढ़ा है कि जो लेज़र है वो क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है इरेगुलरिटीज़ को, जो कि रिफ्लेक्टिव सरफेस सीडी के ऊपर होता है, ठीक है। अब सीडी आपने देखी हुई, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो वो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो लेज़र डिटेक्ट करता है। अगर वही सही नहीं होगा या लेज़र सही से डिटेक्ट नहीं करेगा तो डाटा जो है वो ना तो जाएगा ना ही आएगा, ठीक है। ये इश्यूज़ हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी। फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो ना यहाँ पे याद करने की चीज़ वो ये है कि जो फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी में जहाँ पे जाके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो स्टोरेज होती है, वहाँ पे टिनी चैम्बर्स होते हैं। जो टिनी चैम्बर्स हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक है। अगर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ख़राब होता है तो क्या हो जाता है कि जो हमारा डाटा है वो ख़राब हो जाता है। लाइक सीडी के ऊपर वाली सतह आप देखें, चमकती हुई सतह, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो उसको अगर हम रगड़ दें किसी चीज़ से या वो ख़राब हो जाए तो डाटा ख़राब हो जाता है। और ये मकसद सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्यों होता है, ताकि स्टोर किया जाए डाटा को ईयर्स के लिए, कुछ सालों के लिए स्टोर किया जा सके। और फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी की एग्जांपल अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरास, स्मार्टफोन्स, पोर्टेबल डिवाइसेस, यानी यहाँ पे ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है SSD सॉलिड स्टेट डिस्क्स। इसकी आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुखफ़फ़ याद करना है। उसके बाद ये मैग्नेटिक डिस्क्स की जगह ले रहा है, ठीक है। और इसमें जो एक्सेस टाइम है वो कम है, ठीक है। यानी जो डाटा ट्रांसफ़र करने का, डाटा हासिल करने का जो रेट है, जो टाइम है, वो क्या है, इसमें कम लगता है और ये ज़्यादा फास्ट जो है वो काम करती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे SD आ जाता है, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स। यहाँ पे ये जो सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड है ये काफ़ी GB तक की स्टोरेज देते हैं हमें। ये कुछ मिनी साइज़ के होते हैं, कुछ माइक्रो और कुछ बड़े साइज़ के भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने याद करनी है, ये दोनों, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो होता है SDHC हाई कैपेसिटी वाला जो सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड होता है, उसमें कितने GB मेमोरी होती है, उसमें 32 GB मेमोरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो SDXC होती है एक्सटेंडेबल कैपेसिटी वाले, वो कितनी प्रोवाइड करते हैं, वो 1 TB होती है। TB होती है 1024 GB के बराबर होती है 1 TB। तो ये मतलब 1 TB से भी एक्सीड कर जाती है जो एक्सटेंडेबल कैपेसिटी होती है SDXC में। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, दोनों के ये याद रखना है कि कितने GB स्टोरेज कैपेसिटी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो लेक्चर यहाँ पे है मॉड्यूल 18 रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल में आपको 2-3 ऐसे MCQs मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल टर्म के वाले से भी, मिड टर्म के वाले से भी, मतलब आपको CS पूरी में वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन कोड। जब हम कोई भी टेक्स्ट जो है सिंबल है उसको जब रिप्रेजेंट करना होता है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास क्या होता है, एक बिट पैटर्न होता है, ठीक है। बिट पैटर्न होता है और एक जो 8 बिट्स होती हैं फॉर ईच कैरेक्टर, यानी नॉर्मली एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल होती है, या आप ऐसा कह लें कि एक जो कैरेक्टर होता है, एक जो टेक्स्ट होता है वो 8 बाइट्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 18 कैरेक्टर्स हैं और 18 को 8 से ज़रा मल्टीप्लाई करके 144 बिट्स किया, या 18 बाइट्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ याद करनी है वो बिट का हो गया। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो 2 मुखफ़फ़ हैं जो आपने याद करने हैं, ठीक है। पहला है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, दूसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे हमारे पास जो 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ 0, जो आमतौर पर 7 बिट्स होती हैं इस कोड के हिसाब से, और उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ है वो क्या है, वो है 0, ठीक है। अब अगर बात करें कम्बिनेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास जो कम्बिनेशन आता है 27 का, ये आता है 120। ये वाली जो लाइन मैंने अभी हाईलाइट की है ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये सिंपल पूछ लेते हैं कि 21 जो कम्बिनेशन है वो कितने के इक्वल होगा, तो वो 128 जो बिट्स कह लें उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें अपर केस, लोअर केस, पंक्चुएशन मार्क, डिजिट 0 to 9, लाइन फीड, कैरी, रिटर्न्स, टैब्स अवेलेबल एट 5, यानी ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जो ASCII कोड है, ठीक है।
जो नेशनल इंस्टीट्यूट है अमेरिकन, उन्होंने जो कोड दिया है वो बिट वाला है, जो कि जिसमें बिट क्या होती है 0 और 1 का पैटर्न होता है। लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा बिट का जो सीन है सारा ये वाला, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो बिट आपके सामने दी हुआ, ये है बिट पैटर्न और इनको एक ख़ास लफ्ज़ से जो है ना वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एच है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि एक जो करैक्टर है वो 8 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके 8 जो है ना वो करैक्टर दिए हुए हैं, सॉरी जो बिट्स हैं वो दी हुई है एक करैक्टर को, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें लिमिटेशन जो है ASCII कोड्स की, तो यहाँ पे लिमिटेशंस में इसके सबसे पहले जो चीज़ आती है वो इसके 128 करैक्टर्स, यानी ये 128 करैक्टर्स से जो है ना वो अबाउ नहीं जा सकती। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो आ गया 120 करैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट MCQs शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आप समझ लें बहुत ही ज़्यादा, इसको आपने याद करना है, ISO का जो मुखफ़फ़ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो एक्सटेंशन हैं ASCII कोड्स में, उनमें जो एक्सटेंशन है अगर एक्सटेंशन लगाएं फिर भी उसमें लिमिटेशंस है, और वो क्या है कि जो है ना वो 256 जो है ना वो करैक्टर्स इसकी लिमिटेशन होगी। अगर सिंपल हमारे पास ASI2 कोड्स हो तो हमारे पास लिमिटेशन आती है 120, और अगर हम एक्सटेंशन लगा दें साथ फिर जो हमारे पास लिमिटेशन आती है वो आती है 256, ठीक है। वो स्टिल भी इनसफिशेंट है तमाम लैंग्वेज सिंबल्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं और इट शुड फॉलो वन स्टैंडर्ड। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक MCQs के जो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे पास उसका स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, वो ओनली वन होगा, वो एक ही स्टैंडर्ड को जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में रीड करना भी जो है ना वो मुश्किल होता है। उसके बाद है यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कोड्स बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो एक ख़ास कोड बनाया गया जिसको यूनिकोड नाम से ज़ाहिर होता है, यूनी फॉर वन कोड, जो कि उनको मैन्युफैक्चरर्स उनको दिखाने के लिए एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उसके बाद है कि इसके जो पैटर्न है यूनिक पैटर्न्स हैं वो कितने 21 बिट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद करनी कि यूनिकोड जो है उसके पैटर्न्स कितने हैं 21 बिट्स हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हैंडआउट्स आपको जो है ना वो ग्रुप में मिलेंगे। मैं अब हर लेक्चर बाद जो है ना वो इधर नीचे लिंक नहीं लगा सकता, वो काफ़ी मुश्किल होता है। आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या पहला जो कमेंट है उसमें लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद है सपोर्टिंग 1000 ऑफ करैक्टर सेट्स ऑफ चाइनीज़, हैब्रू एंड जापानीज़, ठीक है। यूनिकोड में लॉट्स ऑफ करैक्टर्स जो है वो मौजूद हैं जिसमें चाइनीज़, जापानी, जो जापानीज़ लैंग्वेजेस ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है UTF। अब UTF में जो हमारे पास बिट पैटर्न है वो कितना है, वो 24 to 32 बिट्स है, ठीक है। और ये एक्सपेंशन में इसके पॉसिबिलिटी होती है कि और एक्सपेंशन करे। यहाँ पे ये 224 इज़ इक्वल टू इतने यूनिक सिंबल्स को इन्होंने बताया हुआ कि कर सकता है। ये UTF-8 का जो है आपने याद करना है। जस्ट आपने यहाँ पे याद करना है जो है वो क्या है कि UTF के जो है ना वो 22 to 32 जो है ना वो बिट्स होते हैं, ठीक है। और यूनिकोड की कितने बिट पैटर्न है 21 है, ठीक है। ASI2 जो हमारे पास है II एक्सटेंशन अगर लगी हो तो 256 होते हैं, और अगर ना लगी हो तो 128 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग सिंबल्स इनकोडेड विद ASI2 यूनिकोड इज़ कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। अगर एक फ़ाइल है जिसमें सिंबल ज़्यादा है और वो कोड की गई है ASCII या यूनिकोड के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ भी आपने याद करनी है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल की जो एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह के सिंपल से MCQs आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 19 जिसमें हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ से जो है वो रिप्रेजेंट करना है डाटा को। तो ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, वो 0 से लेके 100 ऑल होती है, 1 2 3 4। तो इस तरह से और हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना मॉड्यूल 19 में दो चीज़ें याद करनी है। पहले ये लाइन याद करनी है कि 19 कुड बी स्टोर्ड इन 16 बिट्स एंड 16 बिट्स कैन स्टोर इन 65,535 न्यूमेरिक वैल्यूज़, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है। बहुत ही मैं ज़ोर से कह रहा हूँ क्योंकि ये MCQs बहुत ही दफ़ा पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
कि यहाँ पे बाइनरी नोटेशन आप देख सकते हो, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, ठीक है, और ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं। ये बाइनरी वैल्यूज़ कैसे बनती हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसको कम्प्लीटली, चाहे ये 3 का स्ट्रक्चर हो, चाहे ये 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे बिट मतलब चाहे 2 3 4 जो भी हो, ठीक है, बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हो, अगर 2 का न्यूमेरिक वैल्यू 16 हो तो न्यूमेरिक उसकी टोटल वैल्यूज़ इतनी बनेगी, ये चीज़ भी याद करनी है, ठीक है। और 2 की पावर n नंबर्स इफ़ हैव n बिट्स, ठीक है, अगर n बिट्स मतलब लातदाद बिट्स हो 1 2 3 सो ऑन, तो उसके लिए 2n बिट्स की जो है ना वो मुखफ़फ़ याद करना है आपने, ठीक है। उसके बाद मतलब 19 लेक्चर में जस्ट कितना याद करना है, 2 ये MCQs हैं और एक यही है, वो सेम है पिछला। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग इमेज मॉड्यूल 20, मॉड्यूल 20 में क्या होता है कि इमेज जो होता है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है, ठीक है। डॉट्स क्या होते हैं, पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। पिक्सल अब शॉर्ट फॉर्म किसका है, पिक्चर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि हर पिक्सल जो होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, वो बिट मैप बनाता है, एक बिट मैप बनाता है, ठीक है। बिट मैप मतलब कि जो पिक्सल में स्टोर होता है ना इमेज, ठीक है, वो बिट की शक्ल में हो रहा है, और जब वो बिट की शक्ल में हो रहा है और एक कलेक्शन ऑफ डॉट्स है तो वो एक क्या करेगा, एक मैप बना देगा, प्रॉपर मैप बना देगा जो एक पिक्चर होती है, ठीक है। तो वो एक बिट मैप बनाता है जब पिक्सल में अपीयरेंस होती है। उसके बाद जो डिवाइसेस है जहाँ पे पिक्सल वर्क करता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs है इस लेक्चर में से, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि पिक्सल जो है ना, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो पिक्सल के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। तो जो भी आपके पास सामने ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर जो है वो है प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स जो है वो पिक्सल के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। आप इसको देखोगे लातदार टाइम आपके सामने आएगा MCQs, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब यहाँ पे कि इनकोडिंग मेथड जो पिक्सल टू बिट मैप है उसमें क्या है कि ब्लैक और वाइट इमेज ईच पिक्सल इज़ रिप्रेजेंटेड एज 1 बिट। हर जो पिक्सल होता है उसकी बिट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 0 जो बिट है वो ब्लैक के लिए होगी, ठीक है, और 1 जो बिट है वो क्या है, वो वाइट के लिए होगी, ठीक है। और ऑफन थाउजेंड यूज्ड इन फैसिमाइल, ठीक है, इसको छोड़ दें, बस ये याद कर लें कि 0 फॉर ब्लैक और 1 फॉर वाइट, ठीक है। उसके बाद है शेड्स अगर हमने हैंडल करने हैं, ठीक है, पिक्चर में जो शेड्स होते हैं तो उसके लिए 8 बिट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1 बिट टू स्टोर द शेड्स ऑफ अ ग्रेनेस। इसमें जो इसकी कंडीशन है वो चेंज होगी, अगर आपने शेड्स को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 बिट्स यूज़ करनी पड़ेंगी इंस्टेड ऑफ 1 बिट, ठीक है। उसके बाद है कलरफुल इमेज। यहाँ पे कलरफुल इमेज के लिए जो इनकोडिंग यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है RGB इनकोडिंग, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कोडिंग, ठीक है। इन तीनों की 1 बाइट इस्तेमाल होनी है, 1 बाइट फॉर रेड, 1 फॉर ग्रीन, 1 फॉर ब्लू, ठीक है, और 3 बाइट्स टू रिप्रेजेंट्स 1 पिक्सल। ये यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि अगर हमने सिंपल यानी एक बिट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, एक बिट मैप को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि 1 आएगा, ठीक है, मतलब एक ही बिट आएगी, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर हमने शेड्स को जो ना वो कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमारे पास 8 बिट्स इस्तेमाल होनी है। अगर हमने कलरफुल इमेज को करना है तो उसके लिए हमारे पास ये RGB इनकोडिंग इस्तेमाल होगी, जिसमें क्या होता है कि 3 बिट्स जो है ना उनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है और इनमें जो डिफरेंस है उसको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्राइटनेस क्रोमिनेंस है, ठीक है, इसको छोड़ दें, ठीक है, ये कोई नहीं इतना इम्पोर्टेंट। उसके बाद इमेजिंग स्केलिंग है, ठीक है। इसमें स्केल क्या होता है कि स्केलिंग करने के लिए लार्जर साइज़ नीड्स मोर पिक्सल्स, मतलब हमने क्या करना है, इमेज को थोड़ा बड़ा करना है या उसको जूम करना है तो उसके लिए पिक्सल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स फॉर इमेज स्केलिंग। अगर हमने ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इमेज स्केलिंग के लिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ज्योमेट्रिक में जो लाइंस हैं, जो कर्व्स हैं, उन सब को कलेक्ट करना पड़ेगा और एनालिटिकल ज्योमेट्री जो पूरी उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर इमेज स्केलिंग के लिए जो वो कामयाब होगा। उसके बाद है स्केलेबल फॉन्ट्स। अब स्केलेबल फॉन्ट्स जो हैं वो फॉन्ट क्या होता है, ये इंग्लिश जो लिखी हुई है ये फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये एक फ़ॉन्ट है, ठीक है,
जिस तरह आपको पता ही होगा, MS वर्ड से आप वाकिफ़ हैं, इस तरह से फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ट्रू टाइप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, पोस्ट स्क्रिप्ट बाय एडोब एंड आल्सो पॉपुलर इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ पे जो चीज़ें याद करनी है आपने, मैंने उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो ट्रू टाइप फ़ॉन्ट है वो किन का है, वो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का है, ठीक है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट जो है, ठीक है। जो पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है वो है एडोब। एडोब जो है वो पूरी कंपनी है जिसमें एडोब रीडर भी आ जाता है, एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह सारे इनके अपने सॉफ्टवेयर वगैरह जो सारा कुछ है वो आ जाता है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट में जो माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास विंडोज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट के और एप्पल्स के, ठीक है। उसके बाद जो मुखफ़फ़ आपने याद करना है वो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का CAD, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद करना है। ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी, जो ग्रीन कर दी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने याद करना है लाजमी। पिछले मेरे ख्याल से एक लेक्चर्स में ग्रीन नहीं भी की होंगी, तो उसको भी आपने जो है ना, वो जो भी मैंने बताया, अगर वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उनको वीडियोज़ को देखना है, ठीक है। और ये वीडियोज़ यहीं तक इसको अख्ताम करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ काइंडली जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों से, इतनी मुश्किल से वीडियो बनती है और आप लोग जो है ना वो लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।